तो केमिकल इक्वेशन को पहले फर्स्ट में तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना। देखो, इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस हैं, सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड, जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय मोलेकुलर फॉर्मूला। जो सब्सटेंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मोलेकुलर फॉर्मूला से एंड सिंबल्स is called chemical इक्वेशन। तो देखो, ये केमिकल इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन किया हमने। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को उनके केमिकल फॉर्मूला या मोलेकुलर फॉर्मूला और सिंबल्स की फॉर्म में डिनोट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। चलो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, कि जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ऑन हीटिंग कार्बन in presence of oxygen, then carbon dioxide gas is formed। ठीक है, ये एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब आप कार्बन को हीट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाइड कीजिए। पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस कौन से हो गए, कार्बन हो गया, किसकी प्रेजेंस में ये हीट हो रहा है, ऑक्सीजन की में, और फॉर्म क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पार्टिसिपेट सब्सटेंस आपको ढूंढ लिए हमने। तो अब ये पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, इनको इनके मोलेकुलर फॉर्मूले में या सिंबल्स की फॉर्म में आपको नोट करना है। और जब नोट कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, O2। दोनों को आपने हीट किया है तो क्या फॉर्म हो गया, CO2। ये क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है उनके मोलिकुलर फॉर्मूला और सिंबल्स की फॉर्म में। तो वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें चेक करते हैं कि इसे हम जब नोट करते हैं तो किस तरीके से इसको नोट करें, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को हमको नोट करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो, केमिकल रिएक्शन को जब आप नोट करते हो तो आप यहाँ पर एक बार समझ लो, इस साइड को LHS बोल सकते हैं,
इस साइड को क्या बोल सकते हैं, RHS बोल सकते हैं। LHS साइड में तो आपने उन सब्सटेंस को नोट किया है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और RHS साइड में हमने उस सब्सटेंस को नोट किया है जो इस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। यही तो फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट ही तो मिला है हमको। और ये क्या हो गए, ये रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस हो गए। तो रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को नोट करने के लिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। रिएक्टेंट को LHS साइड में नोट करोगे, प्रोडक्ट को RHS साइड में नोट करोगे, और बीच में दोनों के में एक एरो लगाओगे जिसको बोलते हैं इक्वल टू। क्लियर है ना। अब देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं, मैं नोट कर देता हूं। Those substances which participate in any reaction, किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस। ठीक है ना। चलो पार्टिसिपेट की जगह विच टेक्स पार्ट, इस तरह से लिख दो। किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले जो सब्सटेंस हैं, एंड रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन केमिकल इक्वेशन is called reactant। समझ में आ रही होगी परिभाषा, डेफिनेशन को ढंग से देख लो। जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, ये पार्टिसिपेट करने वाले, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखा है, इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट। अब देखो दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट। दूसरी चीज क्या फॉर्म हो रही है इसमें, प्रोडक्ट हो रही है ना। दोज substances which forming, those substances which formed, forming नहीं लिखेंगे, formed during chemical reaction, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान जिनका निर्माण होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एंड रिटन ऑन RHS इन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इनको क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे या इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट लिख दिया आपने। बीच में क्या लगाना है, एरो साइन, और इधर किसको लिखना है, प्रोडक्ट को। समझ लेना ध्यान से, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको जब लिखना है तो उसके लिखने का तरीका यही होगा। LHS साइड में तो जितने भी रिएक्टेंट हैं सबको प्लस का साइन लगाकर नोट कर दो।
दो उनके बीच में +3 होते तो प्लस तीसरा प्लस चौथा कितने भी हो सबको नोट करना है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट में इसी तरह से 1 बन रहा है तो 1, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, सबको प्लस लगाकर नोट कर दो। समझ आ रही है ना बात। इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन को नोट करना है। क्लियर। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गए, ठीक है ना। अब देखो और थोड़ा सा इसके बारे में आप खूब क्लियर कर लो। बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस मैं आपका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता सकता हूँ, और प्रीवियस क्लास में आपको मैंने कई बार भी एक्सप्लेन किए भी हैं। एक बार तुरंत इसको नोट कीजिए। अब देखो केमिकल इक्वेशन और मैं आपके लिए नोट करता हूँ। जैसे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस को जब आप रिएक्ट कराते हो तो अमोनिया गैस फॉर्म होती है। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस देन फॉर्म अमोनिया गैस। तो ये तो रिएक्शन हो गई, और ये मैं नोट कर रहा हूँ ये क्या है इसका केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना। तो ये LHS साइड के हो गए, ये RHS साइड के हो गए। ये इनको क्या बोलोगे आप, रिएक्टेंट बोलोगे, इनको क्या बोलोगे आप, प्रोडक्ट बोलोगे, ठीक है ना। इसी तरह से व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड देन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म होती है। ये केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और भी अगर केमिकल इक्वेशन अगर यहाँ पर मैं नोट करूँ तो देखो व्हेन बेरियम सल्फेट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर। ये रिएक्शन आपकी जो दिख रही है उसके लिए मैंने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन फॉर्म किया है। बेरियम सल्फेट ने रिएक्ट किया किसके साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या फॉर्म किया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। ये क्या हो गए रिएक्टेंट, ये क्या हो गए प्रोडक्ट। LHS साइड, RHS साइड, और मिडिल पार्ट में आपने किस साइन का यूज़ किया है, एरो का, ठीक है ना। अब देखो कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इस चीज़ को और चेक कर लेते हैं हम। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमको पता चलता है कि जो रिएक्टेंट और जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट हैं या फॉर्म्ड होने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है उसका हमको पता चलता है। किसका पता चलता है, फिजिकल स्टेट का, ठीक है ना। तो देखो फिजिकल स्टेट आपको पता ही है कितनी है, 3। फिजिकल स्टेट सब्सटेंस के लिए कितनी है, 3। कौन कौन सी, सॉलिड, गैस और लिक्विड, यही तो है। सॉलिड के लिए आप S को यूज करोगे, गैस के लिए आप G को यूज करोगे, और L के लिए आप लिक्विड के लिए L को यूज करोगे। तो अब जैसे ये रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर नोट किए हुए हैं मैंने। अब इसमें हम चेक करते हैं कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस देन फॉर्म अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन क्या है, गैस। ये इसकी मैंने फिजिकल स्टेट लिख दी, इसकी फिजिकल स्टेट ये लिख दी, इसकी फिजिकल स्टेट यहाँ पर नोट कर दी, ठीक है ना। अब पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया है, पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड है इसलिए मैंने S लिख दिया। पोटेशियम क्लोराइड भी क्या होता है, सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। क्लियर। इसी तरह से अगर आप बेरियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, सॉरी एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन के बारे में लिखना है तो आप क्या यूज़ करोगे, AQ। एक्वस सॉल्यूशन अगर हमको कहीं भी नोट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, AQ। क्लियर है ना।
तो कोई भी सब्सटेंस है, अगर किसी चीज़ का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो उसके पीछे ए क्यू लिख दो। जैसे अगर आपने बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है तो एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ए क्यू नोट कर दिया, ठीक है ना। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो इसके अंदर भी ए क्यू नोट कर दिया, यहाँ पर ये भी ए क्यू नोट कर दिया। अगर ये कोई सब्सटेंस सॉलिड बना होगा तो इसके अंदर एस नोट कर दिया हमने। तो इस तरह से आप लोग फिजिकल स्टेट को केमिकल इक्वेशन के अंदर शो कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर किसी भी रिएक्शन की कोई फिजिकल कंडीशन दे रखी है, फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल कंडीशन है जैसे देखो टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, और कोई कैटेलिस्ट उसके अंदर आपने ऐड किया है, तो इनको किसी भी केमिकल इक्वेशन में आप कहां पर शो करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेलिस्ट, इन तीनों चीज़ों को आप एरो साइन के या तो ऊपर लिखो, यहाँ पर लिखो, या फिर यहाँ पर लिखो। फिजिकल कंडीशन को, किसी भी रिएक्शन की जो फिजिकल कंडीशन है उसे शो करने के लिए, फिजिकल कंडीशंस को नोट करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको कहाँ पर स्थान दिया गया है, वो है एरो साइन। एरो साइन के या तो ऊपर नोट करिए या फिर आप नीचे नोट करिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य चीज़ हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखनी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब आप इक्वेशन नोट करने वाले हो तो इक्वेशन नोट करते समय आपको उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को कौन सा मेथड यूज करोगे? मेथड का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपको ध्यान में रखना है। केमिकल इक्वेशन को कुछ मेथड के द्वारा हम बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब इस हिट एंड ट्रायल विधि में, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी जो नंबर होता है, मैथमेटिकल नंबर होता है, उसका यूज़ करते हैं। और मैथमेटिकल नंबर का यूज किस प्रकार से करते हैं कि जैसे अगर हमको ये वाली रिएक्शन बैलेंस करनी है तो बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस करनी है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि रेक्टेंट कहाँ पर हैं, प्रोडक्ट कहाँ पर हैं। तो रेक्टेंट पर जाओ और प्रोडक्ट पर जाओ। क्लियर? रेक्टेंट पर जाकर ये देखिए कि कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने एटम्स मॉलिक्यूल इधर फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले नाइट्रोजन के 2 एटम हैं। समझ आ गई बात? और हाइड्रोजन के भी कितने एटम हैं? 2। क्लियर? अब आप प्रोडक्ट में जाइए। एक तरह से आप, मैं और एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक तरह से जब आप किसी भी किराने की दुकान पर जाते हो और वहाँ से कोई भी मटेरियल आप परचेज करते हो, तो जब आपको वो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो आपको क्या करता है? उसको तोलता है। तोलता है ना? तो जिस तराजू से वो उसको तोलता है तो उसके दोनों जो पलड़े होते हैं तराजू के, एक में बाँट रखा होता है, एक में आपका मटेरियल रखा होता है।
तो आप अपनी बात को अगर कहते हो तो क्या कहोगे कि मैं तो 1 किलो से बिल्कुल भी मटेरियल कम नहीं लूँगा। आप ना तो कम लेने वाले हो, अगर 1 kg शुगर आप परचेज कर रहे हो तो 1 kg शुगर ही तो लोगे। 1000 ग्राम शुगर आप ऑब्टेन करोगे, कम तो नहीं लोगे ना। और 1000 ग्राम से ज़्यादा वो शॉपकीपर नहीं देगा आपको, नहीं दे सकता ना। तो ना तो आप लोग ज़्यादा, ना तो आप लोग कम ले सकते और ना ही दुकान वाला ज़्यादा दे सकता। इट मीन्स दोनों के दोनों जो पलड़े होते हैं वो कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं कि नहीं रहते? दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्लियर है ना? ठीक उसी तरह से जिस टाइम पर आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो ये आपके तराजू लगा हुआ है। एक पलड़ा LHS साइड में लगा हुआ है, एक पलड़ा RHS में लगा हुआ है। यहाँ पर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनको कंप्लीट टोटल कर लीजिए और यहाँ पर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनको टोटल कंप्लीट ऐड करके तैयार कर लीजिए। और अगर दोनों साइड में वो बराबर हो जाते हैं तो सही है, और अगर बराबर नहीं है तो करो। अगर वो इक्वल नहीं है तो करो। अगर शुगर पलड़े में कम पड़ रही है तो वो और डालेगा ना। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, बट यहाँ पर तो नाइट्रोजन का एक ही एटम है और हाइड्रोजन के यहाँ पर आ गए कितने एटम? 3। समझ आ रही है ना बात? अब इनको कैसे बैलेंस करें कि नाइट्रोजन भी इधर 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन भी इधर 2 ही आना चाहिए, और इधर भी जितने हैं, या फिर इधर के इधर बराबर करो या इधर से इधर बराबर करो, कुछ भी करो। अब हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ गई है तो आप लोग मैथमेटिकल नंबर्स का यूज़ करोगे। मैथमेटिकल नंबर्स आपके पास हैं 2, 3, 4, 5, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करते ही नहीं हम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 2, 4, 5, 6 कोई भी नंबर आप यूज़ करिए, मैथमेटिकल नंबर, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रोजन के एटम्स को कितना करना है? 2 करना है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स हो जाएंगे। बट ये 2 का जो मल्टीप्लाई है ये पूरे में हुआ है, तो ये किसके साथ हो गया? हाइड्रोजन के साथ भी हो गया ना। तो अब हाइड्रोजन के तो कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। और इधर जाओ, कितने? 2 ही हैं। तो अब इधर अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो गए ना। और नाइट्रोजन के कितने? 2। अब चेक करो, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 हो गए इक्वल। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इस वाली इक्वेशन को चेक करो। पोटेशियम क्लोरेट में यहाँ पर पोटेशियम यूज़ किया गया है, क्लोरीन यूज़ किया गया है, ऑक्सीजन यूज किया गया है। इस साइड में भी पोटेशियम यूज किया गया है, क्लोरीन यूज किया गया है, ऑक्सीजन यूज किया गया है। पोटेशियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। बताओ क्या क्या चीज़ बैलेंस है और क्या नहीं है। जो नहीं है उसको करो, जो बैलेंस है उससे बाद में बात करो। पोटेशियम क्लोरीन दोनों बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करना है तो मैथमेटिकल नंबर का यूज़ करो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कंपाउंड एक ही है। अगर एक ही कंपाउंड है तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रखता हूँ तो पोटेशियम के कितने हो जाते हैं? 2, क्लोरीन भी कितना हो जाता है? 2, और ऑक्सीजन हो जाता है 3 2 जा 6। समझ आ रही है ना बात? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया ना। अब ऑक्सीजन कितना है मेरे पास? यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है? 2, तो यहाँ कितने से कर दूँ? 3 से मल्टीप्लाई। ये आपको स्वयं ही नंबर सेलेक्ट करने कि यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ।
और एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने का जो प्लेस है वो यही होगा, इसी जगह पर आप मैथमेटिकल नंबर को ऐड करोगे, दूसरी जगह पर ऐड नहीं कर सकते। आप मैथमेटिकल नंबर को KCL के अंदर यहाँ नोट नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। इस तरह से नोट नहीं करोगे, गलत होगा। आप ना इस तरह से नोट करोगे, ये भी गलत होगा। सिर्फ इस तरह से नोट करोगे, ये सही होगा। समझ में आ गई बात? यही स्थान है आपके पास मैथमेटिकल नंबर को मल्टीप्लाई करने का। अब देखो इस वाली इक्वेशन को करो, ये वाली इक्वेशन को बैलेंस करके देखो। देखो बेरियम का 1, इधर आ जाओ, बेरियम 1, सल्फेट के कितने 1, इधर जाओ, सल्फेट कितने हो गए यहाँ 3, कितने हैं सल्फेट 3, तो सल्फेट वहाँ पर तो एक ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाइए वापस लौट कर कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सल्फेट 3 हो गए। लेकिन साथ में कौन 3 हो गया, बेरियम भी तो 3 हो गया। तो आइए वापस लौट कर किसके पास, बेरियम के पास 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बेरियम सल्फेट सेटिस्फाइड। अब देखो यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी 2 थे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होकर कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड 6 है, इधर जाओ, हाइड्रोक्साइड कितने 3, कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, हो गए 6। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए यहाँ पर बच्चों 2, वापस आ जाओ, एल्यूमिनियम कितने 2, चेक कर लो पूरी इक्वेशन को, सारे के सारे एटम्स के नंबर इक्वल हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। समझ में आ गई बात? तो इक्वेशंस को किस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में आपको 3-4 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। एक तो आप फिजिकल स्टेट को शो कर सकते हो, किस तरह से शो करेंगे वो वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर नोट किए हैं। दूसरा, आप फिजिकल कंडीशंस को शो करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेलिस्ट, उसको कहाँ पर नोट करना है, एरो साइन के ऊपर नोट करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। उसके लिए किस मेथड का यूज़ करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना है। क्लियर है ना? और बैलेंस करने का सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया ही है, ठीक है ना? तो इस तरह से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन ले सकते हैं और उसको बैलेंस करने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग खुद से चेक कर सकते हो और आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ। केमिकल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं और केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिट्स भी हैं। तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या लिमिट्स हो सकती हैं, इनको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखो, मैं पहले बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेक्टेंट्स। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स products are obtained from chemical equation as या लाइक किस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपको मिलती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास एटसेट्रा, ठीक है। आपको केमिकल इक्वेशन के द्वारा कंप्लीट जानकारी मिलती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि फिजिकल स्टेट किसकी, सब्सटेंसेस की, ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी नोन। इसका भी हमको पता चलता है फिजिकल स्टेट का भी, कि कोई सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस सॉल्यूशन है, इस चीज़ का पता लगता है ना। तो और थर्ड है इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिएक्शन, रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिएक्शन एज टेम्परेचर। ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो सकता है, प्रेशर भी रिक्वायर्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंड कैटलिस्ट, ये भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तीनों रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है ना। आर नॉन बाई इट, इसके द्वारा पता चलता है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज को नोट करें। केमिकल इक्वेशन के द्वारा पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बाय इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, केमिकल इक्वेशन के द्वारा पता चलता है, इट इज क्लियर दैट वेदर रिएक्शन is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हो रही है रिएक्शन या एंडोथर्मिक हो रही है, इस बात का भी पता हमको किससे चलता है, केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। और एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं आप, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है, तो केमिकल इक्वेशन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था अभी, और यही फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर नोट की हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने केमिकल इक्वेशन के बारे में आज बहुत कुछ स्टडी किया है, और इस चैप्टर में हम आगे इक्वेशन के बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हमको स्टडी करनी है, और उन केमिकल रिएक्शंस के लिए हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, और उन केमिकल इक्वेशंस की वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। यानी कि आपको वहाँ पर कैटलिस्ट भी शो करना है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और आपको उसको बैलेंस भी करना है, उसकी फिजिकल स्टेट को भी शो करना है। सारी चीज़ों को यूज करते हुए हम डिफरेंट रिएक्शन के लिए बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, आप ठीक से इनको पढ़ाई करें। ओके।